नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उत्तम और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जेई क्लासेस मेरठ पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। तो हमने कल से स्टार्ट किया था भारत का भूगोल। तो हम भारत के भूगोल के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके थे और आज वो चर्चा करेंगे भारत का भौगोलिक विभाजन के बारे में। उससे पहले हम थोड़ी मोटी मोटी चीज़ों को कल हमने जो पढ़ा था उसको एक बार देख लेते हैं कि कल हमने साथियों क्या पढ़ा था। यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है। तो साथियों कौन सा हो जाता है, इंदिरा कॉल। साथी कौन सा हो जाता है, इंदिरा कॉल। तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, लेकिन मुख्य भूमि का साथियों दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो साथियों वो है केप कोमोरिन। भारत का साथियों अगर हम पश्चिम बिंदु की बात करें तो यहां पर पड़ता है कौन सा, गुहार मोती। अगर साथियों अगर हम भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है कौन सा, किबिथु। अगर ठीक आपसे पूछ ले कि भारत का दक्षिणतम बिंदु बताइए तो अंडमान व निकोबार द्वीप में 6 डिग्री 4 मिनट के साथ मिलता है साथी आपका कौन सा, इंदिरा पॉइंट। तो यहां पर आपसे सवाल, देखो सारे फैक्ट आपके क्लियर हैं लेकिन आपको थोड़ी सी समस्या होगी। वो अगर पूछता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो कौन सा हो जाएगा आपका, केप कोमोरिन। अगर देशांतरीय लोकेशन की बात करें तो कितनी हो जाएगी, जो लैटिट्यूड लोकेशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन अगर दूसरी तरफ वो कहता है कि आपसे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु तो फिर साथियों कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट है ना। इंडिया का सबसे सबसे साउथेस्ट पॉइंट जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। अगर उसने जोड़ दिया कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो साथियों वो हो जाता है इंदिरा पॉइंट। अच्छा आगे बात करेंगे भारत और भारत के पड़ोसी देशों से लगने वाली कुछ सीमा रेखाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी रेखा है साथियों, डुरंड रेखा। तो पहली जो रेखा है साथी क्या है, डुरंड रेखा। ये साथियों 1914 के दशक में किसके पास हुआ करती थी, ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य हुआ करती थी ये जो डुरंड रेखा है। लेकिन वर्तमान समय में ये जो सीमा रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के समय है, लेकिन भारत के साथ भी थोड़ी सी लगती है। तो कितनी लगती है, 106 किलोमीटर की लगती है ये जो सीमा रेखा है। तो वर्तमान में किस किस के मध्य स्थित है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो साथ ही ये जो आपकी डुरंड रेखा है किस किसके, सॉरी किस किस के मध्य स्थित है, तो साथ ही ये स्थित है पाकिस्तान व अफगानिस्तान। अच्छा डुरंड लाइन, फिर दूसरी कौन सी रेखा है साथी, दूसरी है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। अच्छा ये जो मैकमोहन रेखा है ये किस किस के मध्य स्थित है, तो ये साथी जो मैकमोहन रेखा है ये स्थित है भारत और चीन। तो सीधे सीधे बात करेगा, पेपर में सवाल आएगा तो आप बता देंगे कि भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा को हम किस नाम से जानते हैं, तो मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान और थोड़ा सा लगभग 106 किलोमीटर की जो सीमा वर्तमान में लगती है वो भारत से भी लगती है, किसकी, अफगानिस्तान की। लेकिन इस सीमा रेखा को पाकिस्तान जो है वो नहीं मानता है। ठीक, आगे चलेंगे हम, कौन सी रेखा साथियों, वो है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। ये जो रेड क्लिफ रेखा है ये वर्तमान में साथी किस किस के मध्य स्थित है, भारत व पाकिस्तान। तो हमने 3 सीमा रेखाएं पढ़ी और वो 3 सीमा रेखाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डुरंड रेखा किस किस के मध्य स्थित है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। दूसरी साथी हो जाती है मैकमोहन रेखा, ये किस किस के मध्य स्थित है, तो भारत और चीन। और अंतिम हो जाती है रेड क्लिफ रेखा और ये किस किस के मध्य स्थित है, भारत व पाकिस्तान। तो यहां पर हमने जाना साथियों कि भारत और उसके जो पड़ोसी देश हैं उनके मध्य सीमा रेखाओं को किस किस नाम से जानते हैं। यहां पर हम बात करेंगे थोड़ा सा भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा। ये मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, थोड़ा सा अलग चला गया पॉइंट से, ठीक, लेकिन अलग ना गया, बिल्कुल ठीक सा गया है। फिर भी हम इसे प्रयागराज के पास से गुजारेंगे इस तरीके से। देखो ये क्या है, ये है साथी आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर।
क्या है? क्योंकि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये तो नेपाल से तो गुजरती है, लेकिन ये श्रीलंका से भी गुजरती है। तो ये क्या है साथी? भारत और श्रीलंका की दोनों की मानक समय रेखा है। और ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो मैं कर रहा हूं, एक तो आपका उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा मध्य प्रदेश हो गया, तीसरा छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा से भी जा रही है, और किससे? आंध्र प्रदेश से भी जा रही है। तो भारत की मानक समय रेखा पूछता है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के नाम से जानते हैं। और आपके स्क्रीन के सामने है वो 5 राज्य, आखिर कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, वो 5 राज्य हैं। ठीक है। तो इंडियन टाइमलाइन जो है वो कितनी है साथियों? 82.5 डिग्री देशांतर, है ना, 82.5 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक। आगे चलेंगे, और जो कि किसकी समय रेखा भी है? वो श्रीलंका की समय रेखा भी है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको जो समझ में आई होगी। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लास्ट टाइम आपका 31 अक्टूबर 2019 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर क्या किया गया था? जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का अलग से दर्जा दे दिया गया था। और उससे आने वाले समय में 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव को क्या कर दिया गया था साथ ही? दोनों को कंबाइन करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। लेकिन अगर पूछेगा कि 26 जनवरी 2020 से पहले केंद्र शासित प्रदेश कितने हुआ करते थे, तो आप बता देंगे कितने हुआ करते थे? 9। उससे बाद में 28 और 8 का रेशियो चलता आ रहा है। और उससे पहले साथियों कितने हुआ करते थे? ठीक है साथियों, उससे पहले कितने हुआ करते थे? 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। माफी चाहेंगे इसके लिए। आगे चलेंगे हम साथ में, किसके साथ? भारत की मानक समय रेखा। तो चलते हैं। भारत की मानक समय रेखा, अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे साथियों? इंडियन टाइमलाइन। कौन सी रेखा है साथियों? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या फिर इसे क्या बोल देंगे? ईस्ट लैटिट्यूड। ये साथियों, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहां से गुजरती है? तो साथियों ये कहां से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी के पास से। तो कहां से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी के पास एक मिर्जापुर गांव है, वहां से गुजरती है ये भारत की मानक समय रेखा। तो कहां से मानी गई है? इलाहाबाद के नैनी के पास से गुजरती है। अच्छा, ये अगर राज्यों की बात करें तो कितने राज्यों से गुजरती है? तो पहला राज्य कौन सा हो जाता है? उत्तर प्रदेश। दूसरा राज्य कौन सा हो जाता है साथियों? मध्य प्रदेश। तीसरा राज्य कौन सा हो जाता है? छत्तीसगढ़। चौथा कौन सा हो जाता है साथी? उड़ीसा। उड़ीसा के बाद साथी कौन सा हो जाता है आपका? 4 हो गए। उड़ीसा के बाद हो गया आपका आंध्र प्रदेश। तो जो भारत की मानक समय रेखा है वो कितने देशांतर से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है भारत की मानक समय रेखा। ये साथ के साथ क्या है, नोट करके लिखेंगे, यह श्रीलंका की भी मानक समय रेखा है। तो साथियों ये क्या है? श्रीलंका की भी मानक समय रेखा है। और साथियों आपको बताना चाहूंगा कि असम के डिब्रूगढ़ और गुजरात के द्वारका में लगभग 2 घंटे का एग्जैक्ट अंतर मिलता है। अगर हम पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश से और गुजरात के कोने तक जाएं तो हमें अंतर देखने को मिलता है लगभग 2.5 घंटे का। तो कितना अंतर देखने को मिलता है साथियों? वो अंतर देखने को मिलता है हमें
2.5 घंटे के अंदर देखने को मिलता है। आपके सामने है भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ईस्ट लैटिट्यूड, इलाहाबाद की नैनी के पास से गुजरती है। और जो कितने राज्यों से होकर जाती है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और अंत में क्या है आपके सामने है कि श्रीलंका की भी मानक समय रेखा है। तो कभी आपसे सवाल पूछ लेगा जो भारत की मानक समय रेखा है क्या वो किसी और देश की समय रेखा है, तो बता देंगे हाँ जी ये श्रीलंका की। श्रीलंका वालों ने सोचा कि क्या करें, भारत की मानक समय रेखा हो ही मान सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा बात कर ले रहे हैं अंतरराष्ट्रीय समय रेखाओं के बारे में, है ना, टाइम जोन के बारे में। देखो सबसे ज्यादा अगर हम टाइम जोन की बात करें तो सबसे ज्यादा टाइम जोन वाला आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि वो देश कौन सा है। वो है साथियों फ्रांस। तो फ्रांस एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा टाइम जोन पाए जाते हैं। फ्रांस में 12 पाए जाते हैं। उसके बाद रसिया आता है 11 नंबर पे। उसके बाद 10 नंबर पे अंटार्कटिका। उसके बाद 9 नंबर पे अमेरिका जिसमें 9 है। और सीधी बात है 8 नंबर पे कौन सा आता है, ऑस्ट्रेलिया। तो टाइम जोन है ना, यहां पर ब्रैकेट करके लिख लेंगे, है ना, तो मैं समझा रहा हूं आपको, तो लिख लेंगे टाइम जोन। टाइम जोन अब सर्वाधिक है ना, सर्वाधिक। अब टाइम जोन सर्वाधिक की बात करें तो सबसे पहले कौन सा आ जाता है, फ्रांस। छोटा सा देश है और यहां पर टाइम जोन कितने हैं साथियों, 12। रूस कितने हो जाते हैं साथी, 11। फिर कौन सा हो जाता है, अंटार्कटिका, कितने हो जाते हैं साथियों, 10। ये तो वैज्ञानिकों ने अपनी सुविधा के लिए रख ली है, यहां पर साइंटिस्ट ही रहते हैं अंटार्कटिका पर, है ना। और विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप जो तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है, महासागर, तीनों महासागरों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आगे बात करेंगे अंटार्कटिका के बाद साथी कौन सा हो जाएगा, अमेरिका, 9। और फिर कौन सा हो जाएगा साथियों, ऑस्ट्रेलिया, कितना हो जाएगा, 8। ठीक। तो असम के डिब्रूगढ़ और गुजरात के द्वारका में कितना अंतर देखने को मिलता है, तो 2 घंटे का। ठीक। अब आपका फर्ज क्या बनता है, अगर हमने कोई चीज मुंह से बोली तो आपका ये फर्ज बनता है आप सभी का कि आप लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला कि असम के डिब्रूगढ़ और गुजरात के द्वारका में कितने घंटे का अंतर मिलता है, तो साथियों कितने घंटे का अंतर मिलता है, तो 2 घंटे का। तो आप इसको एक साइड में कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे, है ना। तो कभी कभी वो चीजें ज्यादा मैटर करती हैं पढ़ाने ज्यादा, जो चीजें हमारे मुंह से निकलती हैं, क्योंकि वो फैक्ट होते हैं। एसएससी ने एक बार पूछा था कि असम के द्वारका और इसने कितने घंटे का अंतर मिलता है, तो बता देंगे कि 2 घंटे का अंतर मिलता है असम के डिब्रूगढ़ और गुजरात के द्वारका में। ठीक। भारत की मानक समय रेखा के बारे में जाना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी ईस्ट लैंगिट्यूड, इलाहाबाद की नैनी के पास से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यह श्रीलंका की भी मानक समय रेखा है, इंडियन टाइम लाइन। ठीक। और जो प्राइम मेरिडियन लाइन है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां से गुजरती है साथियों, तो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक चीज समझ में आई होंगी। चलते हैं आगे की तरफ, एक बार आप देख लेंगे। चलिए, उससे पहले यहां पर हमने जाना, देखो ये क्या है, ये पार्क स्ट्रीट है। ये क्या है, ब्लैक कलर से कर रहा हूं, ये क्या है साथियों, देखो स्मार्ट बोर्ड का यही फायदा है, आपको दिखाने के लिए लाल हो रहा है तो काला कर लेंगे, है ना। यहां पर क्या है, ये मैंने लिख दी पार्क स्ट्रीट, है ना, यानी पाक जल संधि। इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल। इधर क्या है साथियों, मन्नार की खाड़ी, यानी बे ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल। ठीक। बे ऑफ बंगाल और बे ऑफ मन्नार, और इसके मध्य क्या है, पाल्क स्ट्रीट, जो श्रीलंका से किसको अलग करती है, भारत को अलग करती है। तो आगे जानेंगे इसके बारे में। ठीक। तो पाक जल संधि, क्योंकि भारत से जुड़ी हुई चीजें जब जब विश्व के बारे में आई होंगी तो मैंने हल्के में ही थोड़ा सा, मतलब कम बताकर ही, हल्के में तो ना बताया लेकिन कम बताकर ही उसे छोड़ दिया होगा, क्योंकि मुझे पता था कि आगे जाकर ये चीजें मुझे डिटेल में बतानी होंगी, क्योंकि भारत का भूगोल भारत में ही पढ़ाएंगे। जब हम भारत का भूगोल कराएंगे तो ये चीजें चलेंगी यहां पर डिटेल में। पाक जल संधि, पाक जल संधि के बारे में हमें जल संधियां थी वहां पर ही पढ़ा था, लेकिन इसके बारे में हम फिर से दोबारा पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपोर्टेंट है। ठीक है।
तो ये किसको अलग करता है अगर देशों की बात करें? इंडिया व श्रीलंका। इधर पड़ता है बे ऑफ मन्नार, और इधर पड़ता है साथियों बे ऑफ बंगाल। इनके मध्य पड़ती है ये जल संधि, है ना, यानी मन्नार की खाड़ी और सॉरी क्या है साथी? मन्नार की खाड़ी, और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। और मैंने बताया था कि मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु के तटीय मैदान में पाया जाता है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों ये प्रसिद्ध है समुद्री गायों के लिए। ये क्या है साथियों? मन्नार की खाड़ी क्या है? बायो स्फेयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, तो ये क्या है साथियों? बायोस्फीयर रिजर्व है। और हिंदी में बायोस्फीयर रिजर्व को क्या बोलते हैं साथी? जैव मंडल। तो क्या बोलते हैं साथियों? जैव मंडल। तो आपकी स्क्रीन के सामने देख रहा होगा पाक जल संधि यानी पाक स्ट्रीट, है ना, अंग्रेजी में लिख रहे हैं पाक स्ट्रीट। तो क्या है साथी? पाक स्ट्रीट यानी पाक जल संधि इंडिया व श्रीलंका के मध्य पाई जाती है। बे ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल बायोस्फीयर रिजर्व है। मन्नार, मन्नार की खाड़ी क्या है? एक बायोस्फीयर रिजर्व है, हिंदी में बोलते हैं जैव मंडल, और समुद्री गायों के लिए फेमस है। अच्छा, यहां तक आपने जाना, आप एक बार देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। फिर आगे करेंगे हम भारत का भौगोलिक विभाजन। तो क्या करेंगे? भारत का भौगोलिक विभाजन। भारत का भौगोलिक विभाजन। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको चीज समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। तो चलते हैं आगे की तरफ और देखेंगे भारत का भौतिक विभाजन यानी फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो चलते हैं। समस्या थी, लोगों ने बताया था कि सर अंग्रेजी में, है ना, तो संभव हो पाएगा तो हम ज्यादा से ज्यादा वर्ड अंग्रेजी के यूज करेंगे। ठीक है, तो आप खुश तो हम खुश। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ। और हम क्या करेंगे साथियों? आज का जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक जो आज हम कराने वाले हैं, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। हिंदी में बोले तो भारत का भौगोलिक भारत का भौगोलिक विभाजन। देखो, जब मैंने बताया था, आप लोगों को बताया था कि भारत के कितने भाग पर जो है पर्वत पाए जाते हैं, तो भारत के लगभग 10.7% भाग पर क्या पाए जाते हैं? पर्वत पाए जाते हैं। आगे हम जानेंगे भारत के कितने भाग पर क्या है। देखो, भारत का अगर हम भौगोलिक विभाजन करें तो आगे हम देखेंगे भारत का भौगोलिक विभाजन के बारे में। भारत में क्या है? एक तो हिमालय है। तो क्या है साथी? हिमालय। और हिमालय का अगर हम उत्तर से दक्षिण अगर विभाजन करते हैं हिमालय का, तो सबसे पहले उत्तर के दक्षिण में हिमाद्री, फिर लघु हिमालय, और फिर आता है शिवालिक। तो क्या आता है सबसे पहले? हिमाद्री, लघु हिमालय और शिवालिक। अगर हम इसका पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ विभाजन करें तो हम करते हैं पश्चिम से। सबसे पहला आता है कौन सा? पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय, उसके बाद आता है साथियों आपका नेपाल हिमालय, और नेपाल हिमालय के बाद आता है आपका साथियों असम हिमालय। तो आगे इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो क्या है? एक हिमालय है, फिर क्या है? प्लेन्स हैं, है ना, मैदान यानी प्लेन्स। और क्या है साथियों? इसके बाद पठार हैं। पठार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्लेटू।
फिर क्या है साथियों, तटीय मैदान है। क्या है साथी, सबसे पहले हिमालय, फिर मैदान, फिर पठार, और फिर क्या हो जाता है साथियों, तटीय मैदान। अब साथियों मरुस्थल भी हैं और फिर द्वीप भी हैं। हमारे यहाँ कौन सा मरुस्थल पाया जाता है, देखो हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाएगा, सब। अगर आप भारत का भौगोलिक विभाजन करते हैं तो हम भारत को कितने रूप में देखते हैं, यहाँ पर बात ये आती है। तो पहला है हमारा यहाँ ये हिमालय, फिर मैदान, फिर पठार, फिर तटीय मैदान, फिर क्या है, द्वीप, और फिर होता है साथियों मरुस्थल। अब साथियों मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल में हम देखते हैं कि भारत के पश्चिमोत्तर भाग में पाया जाता है थार का मरुस्थल। तो कौन सा है साथियों, थार का मरुस्थल। तो भारत के जो भाग है उसमें पाया जाएगा साथियों थार का मरुस्थल। तो भारत का हमने यहां पर भौतिक विभाजन किया तो सबसे पहले क्या पाया जाएगा, हिमालय, मैदान, पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह, मरुस्थल। देखो हिमालय तो सभी को पता है, भारत में इसका विस्तार जो है जम्मू कश्मीर अब तो नहीं है, अब है पीओके। तो पीओके के नंगा पर्वत से लेकर कहां तक है साथियों, अरुणाचल के कहां तक है, नामचा बरवा तक, नामचा बरवा तक पड़ता है। आगे जानेंगे, हिमालय का हमने विस्तार जान लिया। अब मैदान कौन कौन से हैं, मैदान भी तो हैं। तो देखो मैदान है सबसे पहले, एक तो गंगा और यमुना का मैदान, एक ब्रह्मपुत्र का मैदान, और तीसरा कौन सा है साथियों, सिंधु का मैदान। और इसके बाद आता है साथियों आपका कृष्णा, गोदावरी। इस समझाने की दृष्टि से सारे मैदान कराएंगे तो, लेकिन आप समझ लेंगे अभी कृष्णा, गोदावरी, महानदी का मैदान। लेकिन अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा वाला ये पूरा इलाका है, ये किस किस का मैदान है, तो साथियों ये है गंगा और यमुना का मैदान। ब्रह्मपुत्र वाला मैदान कहां पर है, जो पूर्वोत्तर भारत है वो है आपका जो ईस्टर्न इंडिया है ना, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है वो ब्रह्मपुत्र का मैदान है। सिंधु वाला कौन सा है, उत्तर वाला जो आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर में। तो ये भाग हैं और ये दक्षिण भारत में पड़ता है। आगे हमें जानेंगे पठार। जैसे पठार कहां पर पाए जाते हैं, पठार साथियों वह स्थान होता है जो अधिक ऊंचाई पर रहने लायक कोई समतल स्थान मिल जाता है, वह कहलाता है पठार। तो दक्कन का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, दंडकारण्य का पठार है। ऐसे यहां पर हमारे यहाँ विभिन्न पठार पाए जाते हैं। तटीय मैदान, अब जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ये सारी नदियां निकलती हैं और पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां क्या बनाती हैं साथियों, एस्चुरी बनाती हैं, एक गर्त टाइप का बनाती हैं। वो मतलब ऐसा ज्वार नदम होता है को इस तरीके का, जैसे ये महासागर है और इसमें सीधे मुड़ गई तो क्या होगा, ये ढलान वाले क्षेत्र से आती हैं और ये हल्का सा गर्त बनाकर सीधे सीधे इसी में मुड़ जाती हैं। लेकिन ये जो पूरब की सारी नदियां जो होती हैं ये इनकी स्पीड तट तक पहुंचते पहुंचते धीमी हो जाती है और अपने द्वारा लाए गए जो कि इनका अवक्षेप होता है सभी को तट पर एकत्र कर देती हैं और उससे बनता है हमारा टापू। और टापू बड़ा होकर बन जाता है तटीय मैदान। तो छोटा टापू कहलाएगा, लेकिन टापू के बाद जैसे ही वो बड़ा होता चला जाएगा और अपना जो भूखंड है उससे जुड़ जाएगा, फिर वो बन जाएगा आपका तटीय मैदान। द्वीप समूह, देखो या फिर भूख अर्थक्वेक हो, अर्थक्वेक के कारण क्या होता है, जैसे भूकंपीय तरंगें निकलती हैं और भूकंपीय तरंगें कौन सी होती हैं आपकी, पीरेज जो प्राइमरी वेव्स होती हैं, दूसरी कौन सी होती हैं सेकेंडरी वेव्स, और तीसरी कौन सी होती हैं लव वेव्स या फिर लैंड वेव, जिन्हें धरातलीय तरंगों के नाम से जानते हैं। अब वहां पर भूकंप आता है तो जो मोड़दार पर्वत हैं जिनके तल क्या है नीचे झुके हुए हैं तो वो ऊपर आ जाते हैं और महासागरीय निरपेक्ष जो प्रवाल भित्तियां होती हैं उनसे भी समुद्र के बीचों में टापू और नदियां भी टापू बनाती हैं और टापू बड़ा होकर क्या बन जाता है, द्वीप समूह। लेकिन द्वीप की एक खास विशेषता होती है कि वो साथियों चारों तरफ से क्या होता है, पानी से घिरा हुआ रहता है। लेकिन तटीय मैदान जो होता है सिर्फ एक किनारे से पानी से घिरा हुआ रहता है। अगर कोई भी टापू बड़ा होकर द्वीप बनेगा तो वो चारों तरफ से किससे बना घिरा हुआ होगा, पानी से। और मरुस्थल तो आप सभी जानते हैं, मरुस्थल क्या होता है, मरुभूमि जहां पर कोई भी चीज उत्पन्न
नहीं होती है वह होता है मरुभूमि। तो आगे जानेंगे कि हिमालय या फिर हमारे पहाड़ों का परसेंटेज कितना कितना है। चलिए, देखो एक बेहतरीन वाली बात है ना, मैं स्मार्ट बोर्ड पे डस्टर ढूंढ रहा था अभी। चलिए, देखो हमारे यहाँ जो पर्वत हैं, इंडियन सर्वे सर्वे ऑफ इंडिया क्या कहती है कि पर्वतों की जो हमारी ऊंचाई है 3135 मीटर से जो ऊंचा होगा वह क्या होंगे साथियों, वो होंगे पर्वत। जिन चोटियों की हाइट कितनी होगी, 2135 मीटर है ना, 2135 मीटर से ज्यादा होगी, वो सारे क्या होंगे, पर्वत। लेकिन उसने साथ ही कह दिया कि जो पहाड़ियां हैं वो कितनी ऊंचाई पर होंगी, वो कह दिया कि जो भाई साहब 3135 से क्या होंगी, जिनकी ऊंचाई कम होगी वो सारी पहाड़ियां होंगी। लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या कहती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के ये कहती है कि जिनकी हाइट 1000 से ऊपर होगी वो क्या कहलाएंगी, पर्वत कहलाएंगे। लेकिन हमारी इंडियन ज्योग्राफी क्या कहती है कि जो 2135 से ऊपर जिनकी हाइट होगी वो सारे पर्वत आएंगे, वो और बाकी बाद में क्या आएगा साथियों, पहाड़ी आएंगी। आगे बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर्वत कितने पाए जाते हैं। तो हमारे भारत में कितना है, 10 भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का 10.7% क्या पाए जाते हैं साथियों, पर्वत पाए जाते हैं। आगे हम पहाड़ियों की बात करेंगे, तो पहाड़ियां कितनी पाई जाती हैं, तो 18.7% क्या पाई जाती हैं साथियों, पहाड़ियां पाई जाती हैं। तो भारत में पहाड़ियां कितनी पाई जाती हैं, 18.7% पहाड़ियां पाई जाती हैं। अच्छा, पहाड़ियों के बाद क्या पाया जाता है, पठार पाए जाते हैं जिन्हें हम प्लेटू के नाम से जानते हैं। तो लगभग 27% का पाया जाएगा साथियों, पठार पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है हमारे यहाँ मैदानी भाग, और उसका जो वेटेज है वो कितना है, 43%। तो कितना पाया जाएगा, मैदानी भाग। अब मैदानी भाग हजारों वर्षों में बनता है, तो कितना पाया जाएगा साथियों, 43%। ठीक है, तो ये तीनों मैदानों को मिलाकर बना है, और तीन नहीं सॉरी चार। एक तो गंगा, गंगा का मैदान, एक ब्रह्मपुत्र का मैदान, फिर अगला कौन सा हो गया, सिंधु का मैदान, और दक्षिण भारत की है ना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सारी नदियों का मैदान, और नीचे हो जाएगी सबसे नीचे कावेरी। इन सभी के मैदान को बनाकर तो भारत में, और बाकी छोटा मोटा बसता है वो अन्य चीजें आ जाती हैं। तो भारत में लगभग 10% क्या पाए जाते हैं, 10.7% पर्वत, पहाड़ियां 18.60%, पठार कितने पाए जाते हैं, 27%, और मैदानी भाग कितने पाए जाते हैं, 43% पाए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको चीज में समझ में आई होगी। यहां पर करा था हमने भारत का भौगोलिक विभाजन। तो भारत के भौगोलिक विभाजन में हम देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलते हैं, भारत की शान हिमालय पर्वत देखने को मिलता है, दूसरा मैदान, पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह और मरुस्थल देखने को मिलते हैं। भारत, इंडियन ज्योग्राफी क्या कहती है कि जिन चोटियों की हाइट 2135 मीटर से ज्यादा है वो सारे क्या होंगे साथियों, वो सारे होंगे पर्वत। जिनकी नीचे हाइट है 2135 मीटर से वो आ जाएंगे पहाड़ियों में। पर्वत कितने हैं, 10.7%, पहाड़ियां हैं 18.7, पठार है 27%, मैदानी भाग है 43%। साथियों 18.7 है, कहीं पे 4 कहीं पे 3 भी होगा, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा 18% के आसपास रहेगा। ये 10% के आग, लेकिन मैदानी भाग बिल्कुल फिक्स है, ये 43 से बिल्कुल कम या ज्यादा नहीं होगा। तो ये साथी ये कितना रहेगा, ये 43% ही रहेगा। यहां पर मैं आपको एक बीच में और चीज बताना चाह रहा हूं, जो आपका राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन, ये अरावली की एक चोटी हुआ करती थी किसी किसी समय पर, रायसीना हिल पर बसा हुआ है। आज से लगभग 4 से 5 साल पहले ये हर किसी एग्जाम का फेवरेट सवाल हुआ करता था कि क्या, कि जो राष्ट्रपति भवन है वो किस चोटी पर बना हुआ है। तो साथियों राष्ट्रपति भवन किस पर बना हुआ है, रायसीना हिल पर बना हुआ है। एक बार मोटा मोटी आप इसे देख लेंगे और फिर आगे शुरू करेंगे हम इसके आगे हिमालय को। तब तक
पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। चलिए चलते हैं आगे की तरफ, हिमालय। लेकिन हिमालय चले, तो यहां पर हम देखेंगे हिमालय के बारे में थोड़े मैप के थ्रू देखेंगे। चलिए हिमालय के बारे में देखेंगे, हिमालय कहाँ गया हमारा, इसमें पड़ा होगा, ये रहा। चलो चलिए, चलिए यहां पर साथियों हम देखेंगे किसके बारे में, हिमालय के बारे में। देखो साथियों, सबसे पहले हम हिमालय के विस्तार की जानेंगे कि भारत में हिमालय का विस्तार आखिरकार है कितना। ठीक, भारत में हिमालय का विस्तार यहां से पड़ता है, यह है आपका पूरा पीओके वाला इलाका, है ना, पीओके वाला और लद्दाख वाला इलाका है। यहां से लगभग भारत का शुरू होता है, और यहां पर कितना है साथियों, नंगा पर्वत, है ना, तो अंग्रेजी में नंगा माउंटेन बोल सकते हैं। और यहां पर अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है साथियों, यहां पर है आपका नामचा बरवा, नामचा बरवा। तो भारत में जो इस हिमालय का जो विस्तार है हिमालय पर्वत का, वो कहां से कहां तक है, नंगा पर्वत से लेकर और साथियों नामचा बरवा तक। अच्छा, पश्चिम में जो इसकी जो मोटाई है वो ज्यादा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये उत्तर में आते आते, सॉरी, पूर्व में आते आते इसकी जो थिकनेस है वो कम होती चली जाती है। और साथियों पश्चिम में जो इसकी थिकनेस है वो लगभग कितनी बताई गई है, वो 500 किलोमीटर बताई गई है। लेकिन पूर्व में आते आते इसकी जो थिकनेस है वो कितनी हो जाती है साथियों, अब पश्चिम में तो कितनी मोटाई हो जाती है इसकी, पश्चिम में है 500 किलोमीटर, लेकिन जैसे ही ये पूरब में पहुंचता है ये थिकनेस हो जाती है साथियों लगभग 200 किलोमीटर के आसपास, 200 किलोमीटर के आसपास। अच्छा, आपने तो बता दिया कि इसकी थिकनेस कितनी है, 500 किलोमीटर, लेकिन ये भी बता दीजिए कि ये वाली लंबाई कितनी है। तो एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता पाया, लेकिन बताते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, तो लगभग 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर इसकी ये क्या है, थिकनेस है ना, जो इसकी लेंथ है, तो लंबाई। क्योंकि हम यहां पर भारत के नक्शे में लिख सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल हिमालय के बारे में, जब बाकी अरावली के बारे में पढ़ेंगे, विंध्याचल के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में इसका विस्तार कहां से कहां तक है साथियों, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक इसका विस्तार बढ़ता है। पश्चिम में इसकी जो मोटाई है वो थिकनेस है वो कितनी है, 500 किलोमीटर, और पूरब में इसकी थिकनेस कितनी है, 200 किलोमीटर। साथियों ये यहां से एक तीक्ष्ण मोड़ आता है हिमालय में, तीक्ष्ण मोड़ आता है ना, और ये यहां तक जाता है हिमालय, और आगे यहां तक जाता है। लेकिन हम भारत के विस्तार में बात कर रहे हैं, ये सीधा मुड़ेगा साथियों अरुणाचल प्रदेश के पटकाई बुम से, पटकाई यहां पे थोड़ा सा मिटाएंगे क्योंकि आपको देखने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो ये तो आपको पता पड़ गया कि यहां पर थिकनेस हम लिख रहे हैं कितनी है, 200 किलोमीटर। तो अब ये यहां से यहां तक तीक्ष्ण मोड़ लेगा, क्योंकि यही कारण होता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून यहां पर क्या करते हैं साथियों, एंटर करते हैं, और इसी कारण से यहां से वो निकल नहीं पाते हैं। ठीक, चलिए फिर से देखते हैं एक बार। अब ये यहां से मुड़ा, थोड़ा सा तीक्ष्ण मोड़ इसने यहां से ले लिया, यहां पे कितनी हो जाती है, 200 किलोमीटर। अच्छा, यहां से जैसे कि मुड़ता है ये, तो ये स्थान हो जाता है पटकाई बुम। फिर नीचे क्या है, नागालैंड, तो या फिर दूसरा आता है नागा पहाड़ी, फिर आता है
कौन सी? मणिपुर पहाड़ी। फिर कौन सा आता है साथियों? मिजो पहाड़ियां, जिन्हें हम दूसरा नाम जो इनका क्या है, इन्हें लूसाई पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। लूसाई पहाड़ी। तो आपकी समझ में आया होगा कि नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा वरवा तक इसका जो है साथियों क्या पड़ता है, विस्तार पड़ता है। और नामचा वरवा से क्या लेता है साथियों, ये तीक्ष्ण मोड़ लेता है और ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। और फिर क्या है, दक्षिण की तरफ जो इसकी पड़ने वाली चोटियां हैं वो कौन सी हैं? पटकाई बुम्ब, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ियां। और मिजो पहाड़ियों को दूसरा नाम क्या है, लूसाई पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो लेंथ है वो कौन सी है, तो वो है साथियों 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर। अच्छा, अब हम हिमालय का विभाजन करेंगे, तो यहीं पर कर ले रहे हैं हिमालय का विभाजन। हिमालय का विभाजन। और हम हिमालय का विभाजन कैसे कर रहे हैं साथियों? उत्तर से दक्षिण दिशा में, या फिर अंग्रेजी में बोल सकते हैं इन नॉर्थ टू ईस्ट, सॉरी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो सबसे पहले अगर नॉर्थ से करेंगे तो पहली चोटी कौन सी हो जाती है साथियों, इसकी हिमाद्री। दूसरी कौन सी हो जाती है, लघु हिमालय। तीसरी कौन सी हो जाती है, शिवालिक। अब आप लोग कहेंगे मैप में ही बता दो थोड़ा सा। देखो, सबसे पहले हिमालय का ये वाला पार्ट हुआ करता था, ये वाला पार्ट। और ये वाला पार्ट जो हुआ करता था इसे बोलते हैं हम वृत्त हिमालय। और ये पार्ट पहले यूरेशिया वाली प्लेट में हुआ करता था, कौन सा साथियों, वृत्त हिमालय। ये जो वृत्त हिमालय वाला जो पार्ट है, ये टेथिस सागर, टेथिस सागर, आज जो हिमालय है ये किस कारण से बना है, भारतीय उपमहाद्वीप वाली प्लेट और यूरेशिया वाली प्लेट के मिलने के कारण बना है। और जब ये मिली नहीं थी, इसके मध्य एक सागर हुआ करता था, उस सागर का नाम था टेथिस सागर। ये सागर छिछला हुआ सागर हुआ करता था। और छिछले का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पानी का लेवल हुआ करता था वो बहुत ही कम हुआ करता था, मतलब पानी की गहराई ज्यादा नहीं थी। जब भारतीय उपमहाद्वीप वाली प्लेट और यूरेशिया वाली प्लेट आपस में मिली और ये हजारों सालों में इस महान पर्वतमाला का निर्माण हुआ। आगे टेथिस सागर था, वृहद हिमालय पहले से ही था ये। तो इसके बाद वृहद हिमालय के बाद ये पहली वाली चोटी को हमने जाना। अब मैं थोड़ा सा पेन बदलने की कोशिश करूंगा यहां पर, और देखेंगे जैसे कि रेड से ब्लैक से रेड तक आ रही है। ये यहां पर विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। और ये वाली जो श्रृंखला है रेड वाली, ये क्या हो जाएगी साथियों, ये वाली हो जाएगी हिमाद्री। तो ये कौन सी है साथियों, हिमाद्री। फिर इसके बाद हम आए कौन सी के साथ, इधर आए हिमाद्री के बाद ये वाली कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी लघु हिमालय। ये येलो में जो दिखाई दे रही है, हल्का सा येलो है ये, तो ये कौन सी हो जाएगी साथियों, लघु हिमालय। इसके बाद जो इसका पाद पड़ता है, हिमालय की बिल्कुल ढलान पड़ती है नीचे की तरफ, तो साथियों ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है साथियों, ये वाला पूरा पार्ट है जो ढलान वाला है पूरा हिमालय का, ये हो जाता है साथियों आपका शिवालिक। ये हो जाता है साथियों आपका शिवालिक। ठीक है। तो आपने देखा कि यहां पर हिमालय का हमने विभाजन किया उत्तर से दक्षिण दिशा में, इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो पहली जो श्रृंखला है उसे हम किस नाम जानेंगे, हिमाद्री। दूसरी हो जाएगी लघु हिमालय, तीसरी हो जाएगी शिवालिक। तो समझने वाली बात थी कि ऊपर वाला जो पार्ट है जो उधर की साइड है, चाइना वाली साइड, वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका हिमाद्री। फिर हमारी तरफ है वो हो जाएगा कौन सा, शिवालिक। और जो बीच में पड़ता है पार्ट वो हो जाएगा आपका कौन सा, लघु हिमालय।
अब यहां पर समझ में आया इसका विस्तार भारत में कहां से है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा वरवा तक है, और नामचा वरवा से सीधा मुड़ता है पटकाईबुम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ी और लूसाई पहाड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं, हम हिमालय का विस्तार करेंगे किस दिशा में, तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर हम हिमालय का विस्तार करेंगे। ठीक है, विभाजन करेंगे, सॉरी। ठीक, अच्छा यहां पे हम देखेंगे थोड़ा सा हिमालय का विभाजन। थोड़ा हिमालय का विभाजन से जानने से पहले आप ये देख लेंगे कि यहां से सवाल जो आएगा वो आखिरकार कैसे आएगा। पूछेगा कि हिमालय की सबसे उत्तर वाली श्रृंखला को हम किस नाम से जानते हैं, तो आप बता देंगे कि हिमाद्री। मध्य वाली श्रृंखला को किस नाम से जानते हैं, तो आप बता देंगे लघु हिमालय। और जो बिल्कुल निम्न श्रेणी वाली दक्षिणतम श्रृंखला है उसे हम किस नाम से जानेंगे, तो बता देंगे वो हो जाएगी आपकी शिवालिक। सवाल पूछेगा इस तरीके से। अब हिमालय का विभाजन, हिमालय का विभाजन कैसे करेगा, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, यानी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। तो देखो यहां पर देखेंगे कि हम हिमालय का विभाजन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे साथियों, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो नदियां बहती हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो सबसे महत्वपूर्ण नदी है साथियों आपकी सिंधु। सिंधु के बाद है साथियों आपकी शारदा, शारदा के बाद है कोसी, और कोसी के बाद है ब्रह्मपुत्र। इन्हीं नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। देखो यहां से बहती है सिंधु, इधर से बहती है शारदा, या फिर जिसे हम काली के नाम से जानते हैं। काली के बाद यहां पर बहती है तीस्ता, तीस्ता के बाद कौन सी बहती है, अंत में कौन सी हो जाती है, ब्रह्मपुत्र। ठीक, अच्छा यहां से सिंधु नदी से, सिंधु नदी ऐसे बह रही है, तो सिंधु नदी और शारदा नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा साथी, सिंधु नदी और तीस्ता नदी के जो बीच का क्षेत्र है वो हो जाएगा आपका पंजाब हिमालय। तो कौन सा है साथियों, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। आगे देखेंगे स, अब पंजाब हिमालय शारदा से, सॉरी यहां तक तो शारदा हो गई, शारदा को हम काली के नाम से भी जानते हैं, काली। और जो है आपकी, यहां से मिटा दो थोड़ा सा, काली के बाद कौन सी है, कोसी, काली के बाद कौन सी है, कोसी। इसके मध्य का जो पूरा क्षेत्र है, देखो एक बार ऐसे फिर से देखेंगे थोड़ा सा। चलो, नदी कौन सी है, सिंधु, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। और एक नदी बची साथियों हमारी सतलुज, ये हमारे ध्यान से निकल रही थोड़ी सी। आगे देखेंगे सिंधु तथा सतलुज के बीच में जो क्षेत्र पाया जाता है उसे हम जानते हैं साथियों किस नाम से, पंजाब हिमालय के नाम से। तो कौन सा है साथियों, पंजाब हिमालय। अच्छा सतलुज और जो काली के बीच का क्षेत्र है, यहां से सतलुज और यहां से काली के जो बीच का क्षेत्र है इसे हम जानते हैं साथियों कुमायूं हिमालय के नाम से, जिसे हम गढ़वाल हिमालय भी कहते हैं। आगे जानेंगे काली तथा तीस्ता के मध्य जो क्षेत्र है उसे हम किस नाम से जानते हैं साथियों, नेपाल हिमालय के नाम से।
किस नाम से साथियों? नेपाल हिमालय के नाम से। और इधर है तीस्ता तथा ब्रह्मपुत्र के बीच का क्षेत्र, इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं साथियों हम असम हिमालय। असम हिमालय। तो हमने हिमालय का विभाजन किया है साथियों किस डायरेक्शन में? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। कैसे? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। ठीक है। तो यहां पे हमने जाना कि जहां से सिंधु नदी बहती है और सिंधु और सतलज नदी के क्षेत्र का, सिंधु और सतलज नदी के मध्य जितना भी क्षेत्र होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? पंजाब हिमालय के नाम से। लेकिन जबकि सतलुज और काली नदी के जो बीच का क्षेत्र है हम किस नाम से जानते हैं साथियों? उसे कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। काली तथा तीस्ता नदी के जो बीच का क्षेत्र है उसे हम किस नाम से जानते हैं? नेपाल हिमालय के नाम से। और तीस्ता तथा ब्रह्मपुत्र नदी के जो बीच का क्षेत्र है हम इसे किस नाम से जानते हैं साथियों? असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो यहां पे हमने क्या पढ़ा कि हिमालय का कौन सा विभाजन? उत्तर से दक्षिण विभाजन, और हिमालय का पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन। तो भारत में अगर तुमसे पूछेगा कि पंजाब हिमालय किस किस नदी के मध्य पड़ता है, तो आप बता देंगे कि पंजाब हिमालय सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य पड़ता है। आगे पूछेगा कुमायूं हिमालय या फिर गढ़वाल हिमालय किस किस नदी के मध्य पड़ता है, तो आप बता देंगे सतलुज तथा काली के मध्य पड़ता है। फिर आपसे पूछेगा कि नेपाल हिमालय किस किस नदी के मध्य पड़ता है, तो आप बता देंगे काली, जिसे हम किस नदी के नाम से जानते हैं? शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। शारदा बैराज कहां पर है? लखीमपुर खीरी में पड़ता है, काफी अच्छा बैराज है। तो नेपाल हिमालय काली तथा तीस्ता के मध्य पड़ता है, और जो आपका असम हिमालय है तीस्ता तथा ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य पड़ता है। अच्छा, जो सिंधु नदी है कहां से निकलती है? तो मोटा मोटा जान लेते हैं। चीन में है। चीन के जो तिब्बत है, तिब्बत चीन के अधीन है आज। जो तिब्बत के पास है मानसरोवर झील के पास है कौन सा? सानो ख्वाब हिमनद, वहां से निकलती है आपकी सिंधु। उसी के पास एक झील है कौन सी? राकसताल झील, वहां से निकलती है सतलुज नदी। काली कहां से निकलती है? तो मिलान हिमनद पड़ता है ना, मिलान हिमनद, वहां से निकलती है आपकी काली। तीस्ता निकलती है साथियों कहां से? सिक्किम की चोलामू झील से। और ब्रह्मपुत्र साथियों कहां से निकलती है? तो यह आपकी ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये निकलती है चेम युंगडुंग ग्लेशियर। देखो कितनी आपको बात अच्छी लगेगी कि चाहे सिंधु हो, चाहे कौन सी हो, सतलुज हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, ये तीनों नदियां मानसरोवर झील के ही पास से निकलती हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम काली को भी देखें ना तो इसकी दूरी काफी पास है किसके? इससे, मानसरोवर झील से। लेकिन ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट पास से ही निकलती हैं, सिंधु सतलुज तथा ब्रह्मपुत्र। इतना पास ना है कि इधर झील है और 100 मीटर पे ही आ गए है ना, लेकिन आसपास हैं ये सारी झीलें। ठीक है, तो एक बार देखेंगे कि हमने आज क्या पढ़ा है। चलिए देखो, हमने सबसे पहले चर्चा की थी भारत की मानक समय रेखा के बारे में। और वो मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। और 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आगे हम जानेंगे, हमने जाना था कि भारत का उत्तरतम बिंदु यानी नॉर्थ ईस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो कौन सा है साथी? इंदिरा कोयल, इंदिरा कॉल। और नीचे वाला कौन सा है? केप कोमोरिन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। आगे जानेंगे भारत का साउथ ईस्ट पॉइंट या फिर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। और ये पड़ता है 6 डिग्री 4 मिनट के साथ, कहां पर? अंडमान तथा निकोबार में। भारत का जो आपका बिल्कुल पूर्वी बिंदु है वो कौन सा है? किबिथु। और भारत का पश्चिम बिंदु कौन सा है? गोहार मोती। डूरंड रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य पाई जाती थी पहले, भारत और अफगानिस्तान के मध्य, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य पाई जाती है। मैकबोन रेखा भारत और चीन के मध्य पाई जाती है, और रेड क्लिफ रेखा भारत और
पाकिस्तान के मध्य पाई जाती है। भारत की मानक समय रेखा के बारे में बात कर चुके हैं, आगे चलेंगे। यह श्रीलंका की भी मानक समय रेखा है। यहां पर हमें चर्चा की थी थोड़ी सी टाइम जोन के बारे में। तो देखो, छोटा सा देश है फ्रांस, इसमें सर्वाधिक टाइम जोन है 12, रूस में है 11, अंटार्कटिका में 10, अमेरिका में 9 और ऑस्ट्रेलिया में 8। और हमने बताया था कि भारत का एक जगह है गुजरात में द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ में कितने का अंतर मिलता है, तो लगभग हमें 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। आगे हमने जाना था पाक जल संधि के बारे में। बे ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल के मध्य पाई जाती है और बायोस्फीयर एक रिजर्व भी है। मन्नार की खाड़ी क्या है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो समुद्री गायों के लिए क्या है साथियों, फेमस है। आगे हमने जाना था कि भारत का भौतिक विभाजन। सबसे पहले यहां पर हिमालय है, मैदान है, पठार है, तटीय मैदान है, द्वीप समूह है और क्या है, मरुस्थल। इनके बारे में हमने जाना था कि ये क्या क्या चीजें होती हैं। इंडियन ज्योग्राफी कहती है कि जिन पर्वतों की हाइट 2135 मीटर से ऊपर होगी वो क्या होंगे, पर्वत होंगे। जिनकी हाइट 2135 से नीचे होगी वो होंगी पहाड़ियां। भारत में लगभग 10.7% पर्वत, पहाड़ियां 18.7%, पठार 27% और मैदानी भाग 43% पाए जाते हैं। हिमालय का विभाजन किया था उत्तर से दक्षिण, हिमाद्री, लघु हिमालय, शिवालिक। इसकी जो लंबाई है पूरी हिमालय की वो कितनी है, 2400 से 2500 किलोमीटर। आगे हमने जाना था ये पश्चिम दिशा में चौड़ा है और जबकि पूरब में इसकी चौड़ाई कम है। तो पश्चिम में कितना है, 500 किलोमीटर के आसपास चौड़ा है और पूरब में कितना है साथियों, 200 किलोमीटर। ये जैसे ही नामसा बरवा से कट करता है फिर पटकाई बोम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ी और मिजो पहाड़ियों को हम लूसाई पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। हिमालय का विभाजन करा था हमने किससे, पश्चिम से पूर्व दिशा में। और कौन कौन से आया था साथियों, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब हिमालय सिंधु तथा सतलज नदी के बीच का क्षेत्र। आगे हमने जाना था दूसरा, कुमायूं या फिर गढ़वाल हिमालय। सिंधु और सतलुज नदी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा, कुमायूं या फिर गढ़वाल हिमालय। सॉरी, पंजाब हिमालय कौन सा हो गया, सिंधु सतलुज की नदी के बीच का क्षेत्र। कुमायूं हिमालय कौन सा हो गया, सतलुज तथा काली नदी के बीच का क्षेत्र। दूसरा फिर क्या हो गया, नेपाल हिमालय, काली तथा तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र। और आगे हमने जाना था कि कौन सा हिमालय, असम हिमालय, तीस्ता तथा ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का क्षेत्र। तो साथियों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को चीज समझ में आई होगी। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं कल। थैंक यू।